हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अप्रैल 4th वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है एंड यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड ये दोनों ने जॉइंटली लॉन्च किया है वाइट पेपर को, विच इज़ एम टू मेक इंडिया अ ग्लोबल एग्रीटेक लीडर। राइट। न्यूज़ क्या है कि अभी एक वाइट पेपर लॉन्च किया गया है, एक डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? अटल इनोवेशन मिशन और यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के द्वारा ये वाइट पेपर लॉन्च किया गया है। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक इंडिया अ ग्लोबल एग्रीटेक लीडर। बराबर ना? अगर मैं वाइट पेपर के बारे में बात करूं तो व्हाट इज़ द वाइट पेपर? द वाइट पेपर प्रोवाइड्स अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द agri-tech startups at both national and international levels by addressing the challenges they face। यहाँ पे ये वाइट पेपर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर ये अटल इनोवेशन मिशन और यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस लिखे गए थे कि भाई भारत के अंदर जो एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं, बराबर ना, वो किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ये रिकमेंडेशंस ये दोनों संस्था ने किस तरीके से प्रिपेयर किए थे कि वो लोग जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनको ध्यान में रख के ये रिकमेंडेशंस प्रिपेयर किए। अगर मैं वाइट पेपर के बारे में बात करूं तो व्हाट इज़ द वाइट पेपर? द वाइट पेपर प्रोवाइड्स practical solutions to the support of the growth of the agri-tech startups at both national and international levels by addressing the challenges they face। ये वाइट पेपर एक डॉक्यूमेंट है जो ये दोनों संस्था के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। कौन सी दोनों संस्था? अटल इनोवेशन मिशन और यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, ये दोनों संस्था के द्वारा ये पेपर प्रिपेयर किया गया है। इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर रिकमेंडेशंस लिखे गए हैं कि भाई इंडिया के अंदर जो एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं, अगर उनको ग्रो करना है तो कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। ये रिकमेंडेशंस क्या ध्यान में रखे गए हैं? जो चैलेंजेस ये एग्रीटेक स्टार्टअप्स फेस कर रहे हैं उसको ध्यान में रख के ये रिकमेंडेशंस रखे गए हैं। बराबर ना? इट कंटेन्स द इम्पोर्टेंट इंसाइट्स एंड रिकमेंडेशंस एम्ड एट promoting the sustainable agricultural practices and addressing the issues such as the food security, supply chain inefficiencies and climate change concerns, particularly in the developing economies। ये जो वाइट पेपर है इसके अंदर ये जो रिकमेंडेशंस लिखे होते हैं, बराबर ना, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। बराबर ना? और जो फूड सिक्योरिटी, सप्लाई चेन इनएफिशिएंसी, क्लाइमेट चेंज कंसर्न्स, ये जो डेवलपिंग इकोनॉमीज का जो ये मुद्दे हैं उसको सॉल्ट आउट करना ये वाइट पेपर का मेन ऑब्जेक्टिव है। The agri-tech innovations has the potential in supporting the smallholder farmers and improving the overall agriculture sector। बराबर ना? तो इसके लिए वाइट पेपर लॉन्च किया जाता है। ओके। अगर मैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो ये जो अटल इनोवेशन मिशन और यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, ये उनकी जो पार्टनरशिप है is facilitating the cross-border engagement, knowledge exchange and investments to support the high impact agri-tech innovations। तो ये जो अटल इनोवेशन मिशन ने ये वाइट पेपर को लॉन्च करने के लिए ये यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के साथ क्यों पार्टनरशिप करके रखी है? ताकि यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड एक इंटरनेशनल संस्था है, इसके माध्यम से अटल इनोवेशन मिशन भारत के एग्रीटेक स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स ला सकता है, नॉलेज को प्रोवाइड कर सकता है, क्रॉस बॉर्डर एंगेजमेंट करवा सकता है। बराबर ना? दिस पार्टनरशिप क्रिएट्स अ साउथ साउथ कोलाबोरेशन एनवायरमेंट वेयर द स्टार्टअप्स फ्रॉम द एशिया एंड अफ्रीका कैन एक्सचेंज द आइडियाज़ एंड जनरेट द अपॉर्चुनिटीज़ इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। बराबर ना? तो ये पार्टनरशिप की वजह से एक साउथ साउथ कोलाबोरेशन हो गया है जहाँ पे एशिया और अफ्रीका की जो कंट्रीज़ है, बराबर ना, जो एग्रीटेक स्टार्टअप्स एक दूसरे को आइडिया देते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। बराबर ना? राइट। ओके। अगर मैं यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड की बात करूँ तो उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। उसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन है? प्रीति सिन्हा। और कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1966 के अंदर। बराबर ना? तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर पता चला होगा कि वाइट पेपर क्या होता है, यहाँ पे किसको मदद करने की बात चल रही है। और अटल इनोवेशन मिशन ने, बराबर ना,
ये यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के साथ क्यों पार्टनरशिप की है, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी पहली बार वाटर बॉडी सेंसस हुआ। वाटर बॉडी सेंसस आपने जनगणना सुना होगा, बराबर ना। पॉपुलेशन सेंसस सुना होगा आपने आपने हमने लास्ट लेक्चर के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ा था, वहाँ पे मैं टाइगर सेंसस सुना था। और अभी इस बार इंडिया के अंदर पहली बार वाटर बॉडी सेंसस करवाए जा रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द वाटर बॉडी फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट विच इज़ रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, West Bengal has topped the list of the states with the most number of the ponds and reservoirs, बराबर ना। ओके, अभी ये वाटर बॉडी का मतलब क्या होता है, तो ऐसी जगह कि जहाँ पे हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। पानी को स्टोर कर सकते हैं ऐसी जगह जो या तो नेचुरली बनी हो या तो फिर हमने आर्टिफिशियली बनाई हो, बराबर ना। ये सभी जगह को वाटर बॉडी बोलते हैं, बराबर ना, राइट। तो वाटर बॉडी के अंदर पॉन्ड्स, रिजर्वर्स, लेक्स, बराबर ना, टैंक्स, ये सभी जगह आ गई जहाँ पे हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पॉन्ड्स और रिजर्वर्स कहाँ पे हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर। ये कौन बता रहा है, ये वाटर बॉडी सेंसस बता रहा है। तमिलनाडु हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स, आंध्र प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टैंक्स एंड महाराष्ट्र इज़ लीडिंग स्टेट विद द वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स। ये वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स मतलब क्या होता है, तो पानी को स्टोर करने के लिए जो रेन वाटर हार्वेस्ट करना है हमको, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लॉन्च की है। और इस स्कीम्स के अंडर में बहुत सारे आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाए गए टू स्टोर द वाटर, बराबर ना। तो सबसे ज़्यादा ऐसे आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर टू स्टोर द वाटर कहाँ पे बनाए गए हैं, महाराष्ट्र के अंदर, बराबर ना, राइट। और इस वाटर बॉडी सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया हैज़ 24.24 लाख वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड्स, टैंक्स, लेक्स, विद द वेस्ट बंगाल अकाउंटिंग फॉर द मोस्ट एंड सिक्किम द लिस्ट, बराबर ना। अगर आपको पूछा जाए कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ कहाँ पे हैं, तो इंडिया के अंदर हाँ, तो वेस्ट बंगाल के अंदर 24.24 लाख वाटर बॉडीज़ में से 7.47 लाख तो वेस्ट बंगाल के अंदर ही है। और सबसे कम कहाँ पे है, सिक्किम के अंदर कितने हैं, 134, बराबर ना। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ द वाटर बॉडी, the report defines a water body as a natural or man-made unit which is bounded on the all sides with some or no masonry works used for storing the water for the irrigation or other purposes like the industrial, pisciculture, domestic or drinking, रिक्रिएशन, रिलीजियस, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, बराबर ना। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो या तो नेचुरली बना हो या तो फिर मैन मेड बनाया हो, बराबर ना। और यहाँ पे जो पानी स्टोर हुआ हो या तो फिर वो इरिगेशन पर्पज से यूज़ हो सकता है या तो फिर कोई भी पर्पज से यूज़ हो सकता है, सिंपल, बराबर ना। तो टाइप्स ऑफ द वाटर बॉडीज़ कौन कौन से हैं, टैंक्स, रिजर्वर्स, पॉन्ड्स, बराबर ना, ये सब वाटर बॉडीज़ के टाइप्स है, बराबर ना। ओके, ये रिपोर्ट के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर कि जहाँ पे वाटर फ्रॉम द आइस मेल्ट, स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, रेन और ड्रेनेज ऑफ द वाटर फ्रॉम द रेसिडेंशियल और अदर एरिया इज एक्यूमुलेटेड और वाटर इज स्टोर्ड बाय द डाइवर्जन फ्रॉम द स्ट्रीम, नाला और रिवर विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ वाटर बॉडी। इस रिपोर्ट के अंदर कि जो जगह बारिश का पानी स्टोर होता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट एक्यूमुलेट हो जाता है, जो जगह पे कोई नदी की जो स्ट्रीम आती है उसका पानी एक्यूमुलेट होता है, तो उसको भी वाटर बॉडी बोला गया है, सिंपल, बराबर ना, राइट। तो ऐसे करके इंडिया के अंदर टोटल 24.24 लाख वाटर बॉडीज़ है, उसमें सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल के अंदर है, सबसे कम सिक्किम के अंदर है, बराबर ना। ओके, रिपोर्ट 24,24,540 water bodies have been enumerated in India, of which around 97% water bodies are in the rural area and only 3% water bodies are in the urban area, बराबर ना, ये भी एक फैक्ट है। Around 60% of the water bodies in India are the ponds, followed by the tanks 15.7%, followed by the reservoirs 12.1%, एंड फॉलोड बाय द वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स, या तो फिर पर लोकेशन टैंक्स या तो फिर चेक डैम्स 9.3%, लेक्स 0.9% और अदर्स 2.5%, बराबर ना, राइट। तो सबसे ज़्यादा क्या है वाटर बॉडी के अंदर, इंडिया के अंदर पॉन्ड्स है, बराबर ना, 60%। ओके,
Around 55% of the water bodies are owned by the private entities where around 45% are under the public ownership. बराबर, ये भी आपको ध्यान में रखना है. ओके. अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जिन्होंने ये रिपोर्ट को रिलीज़ किया है बराबर वाटर बॉडी सेंसर्स को, पर ये तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कौन है? हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत है. कौन है फ्रेंड्स? बराबर ना, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है. गजेंद्र सिंह शेखावत, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है. बराबर ना, राइट. तो ये ध्यान में रखना है. आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा. हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया है 5th फेज ऑफ द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान 5.0. उसके बारे में बात करते हैं. बराबर ना. तो उड़ान 5.0 के बारे में बात करने से पहले उड़ान स्कीम क्या है उसके बारे में देखते हैं. अगर मैं उड़ान स्कीम की बात करूं फ्रेंड्स, तो उड़ान स्कीम लॉन्च की गई थी 2017 के अंदर बाय द पीएम नरेंद्र मोदी with the goal of making the air travel accessible to the common people of the country. PM Modi launched the first aircraft from the Shimla to the Delhi under the Udan scheme in April 2017. बराबर ना. तो एक्चुअली उड़े देश का आम नागरिक वो उड़ान स्कीम का फुल फॉर्म है और यहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी इम्प्रूव करने का गोल रखा गया है कि भाई जहाँ पे अब तक एयरपोर्ट ही नहीं बना, बराबर ना, इतना छोटा सा शहर है वहाँ पे अभी तक एयरपोर्ट नहीं बना, वहाँ पे भी एयरपोर्ट बना के एयरलाइन से लोगों को ट्रांसपोर्ट करवाना वो उड़ान स्कीम का मुख्य उद्देश्य है. बराबर ना. ये स्कीम 2017 के अंदर लॉन्च की गई. कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. उसके मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया. बराबर ना. ओके. अभी ये उड़ान 5.0 के बारे में बात करते हैं. ओके. अगर मैं उड़ान 5.0 की बात करूँ तो इट इज़ अ 5th फेज ऑफ द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक. बराबर ना. टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी ऑफ द कंट्रीज रीजनल टेरिटरीज आफ्टर 4 सक्सेसफुल राउंड्स ऑफ द बिडिंग. बराबर ना. तो 4 सक्सेसफुल राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं स्कीम के और ये 5th फेज बराबर ना ये उड़ान स्कीम का है टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी ऑफ द कंट्रीज रीजनल टेरिटरीज. बराबर ना. ओके. और ये उड़ान 5.0 का गोल क्या है? टारगेट है ऑफ ऑपरेशनलाइजिंग 1000 रूट्स एंड 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स एंड वाटर एरोड्रोम्स. बराबर ना. तो पूरी उड़ान स्कीम का टारगेट है टोटल 1000 नए रूट्स को आइडेंटिफाई करना और ये उड़ान 5.0 का स्पेसिफिक टारगेट है कि 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और एरोड्रोम्स बनाना. बराबर ना. ओके. अगर मैं उड़ान 5.0 के की फीचर्स के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो बराबर यहाँ पे एक्चुअली उड़ान स्कीम के अंडर में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई एयरलाइन अप्लाई करती है इस स्कीम के अंडर में, बराबर ना, तो उनको रूट आइडेंटिफाई करना पड़ता है. उनको खुद से रूट देना पड़ता है कि भाई वो कौन से रूट के ऊपर अपना एयरक्राफ्ट दौड़ाएगा. सिंपल. एक एयरलाइन जो ये उड़ान स्कीम के अंडर में अप्लाई करती है, बराबर ना, उनको एक रूट आइडेंटिफाई करके देना पड़ता है कि भाई हम ये रूट के ऊपर हमारा एयरलाइन दौड़ाएंगे. सिंपल. बराबर ना. ओके. और अभी तक क्या था ये आगे के 4 फेज के अंदर कि जो भी एयरलाइन उड़ान स्कीम के अंडर में अप्लाई करेगी, बराबर ना, उनको मैक्सिमम 600 किलोमीटर का रूट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए परमिशन दिया गया था. और ये उड़ान 5.0 के अंदर ये जो 600 किलोमीटर का जो कंस्ट्रेंट था वो दूर कर दिया गया है कि आप एयरलाइंस को बोला गया है कि आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितना भी लेंथ वाला रूट को आइडेंटिफाई कर सकते हो. बराबर ना. राइट. तो ये जो पहले 600 किलोमीटर का जो कंस्ट्रेंट था ये 5.0 के अंदर दूर किया गया है. उसके अलावा एयरलाइंस को बोला गया है कि एयरलाइंस आर रिक्वायर्ड टू कमेंस ऑपरेशंस विद इन द 4 मंथ्स ऑफ द अवॉर्ड ऑफ द रूट. बराबर ना. पहले क्या था कि फॉर एग्जांपल कोई एयरलाइन ने रूट को आइडेंटिफाई किया तो पहले 6 महीने का टाइमलाइन दिया जाता था, लेकिन अभी बोला गया कि भी आपको 4 महीने के अंदर अंदर ही वो उस रूट के ऊपर आपको ऑपरेट होना है. बराबर ना. राइट. द सेम रूट विल नॉट बी अवॉर्डेड टू द सिंगल एयरलाइन मोर देन वंस वेदर इन डिफरेंट नेटवर्क्स और इन द सेम नेटवर्क. बराबर ना. ओके. एंड
ये उड़ान स्कीम का मेन उद्देश्य है कि रीजनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना, बराबर ना। मतलब जहाँ पे देखो, एक तो हमने बात की कि भाई एयरलाइंस को रूट आइडेंटिफाई करने हैं, और टोटल कितने रूट आइडेंटिफाई करने हैं, 1000। तो जब तक ये 1000 नए रूट्स आइडेंटिफाई नहीं हो जाते तब तक ये स्कीम चलती रहेगी, बराबर ना। ओके, उसके अलावा हमने एक दूसरा टारगेट भी देखा उड़ान 5.0 का, कि 50 एडिशनल एयरपोर्ट बनाने हैं। अभी रूट्स तो तब आइडेंटिफाई करेंगे ना कि भाई एयरलाइन को उड़ने के लिए एयरपोर्ट होगा वहाँ पे, पैसेंजर को बैठने के लिए एयरपोर्ट होगा वहाँ पे, बराबर ना। तो फॉर एग्जांपल जो जगह पे एयरपोर्ट नहीं है, ऐसे छोटे शहरों के अंदर एयरपोर्ट्स बनाने का काम भी उड़ान स्कीम के अंडर में किया जाता है, बराबर ना, राइट। ओके, और जहाँ पे एयरपोर्ट है वहाँ पे फैसिलिटीज़ और बढ़ा के उसको इंटरनेशनल लेवल का बनाने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है उड़ान स्कीम के अंडर में, बराबर ना। तो उड़ान स्कीम का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है रीजनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना, राइट। ओके, जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है वहाँ पे एयरपोर्ट बनाओ, जहाँ पे एयरपोर्ट है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर बनाओ, और जहाँ पे सब कुछ है वहाँ पे एयरलाइंस को बोलो कि भाई आप रूट्स आइडेंटिफाई करके लोगों को कनेक्ट करना स्टार्ट करें, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आया होगा। रिसेंट न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि उसका 5th फेज लॉन्च किया गया है, बराबर ना। ओके, चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स तैयार किया गया है, और इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है, कनेक्टिंग टू द कॉम्पिट 2023 ट्रेड लॉजिस्टिक्स इन एन अनसर्टेन ग्लोबल इकोनॉमी, द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड इट्स इंडिकेटर्स। ये रिपोर्ट का टाइटल है, और किसके द्वारा बनाया गया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इंपोर्टेंट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अंदर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर सिंगापुर ने टॉप किया है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है फिनलैंड, और थर्ड नंबर पे है डेनमार्क, बराबर ना। और इंडिया का रैंक आया है 38। इंडिया का रैंक कौन सा आया है, 38 आया, बराबर ना, राइट। अगर मैं इस रिपोर्ट के बारे में बात करूं, द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट मेजर्स द कंट्रीज एबिलिटी टू मूव द गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर्स विद द स्पीड एंड रिलायबिलिटी। कंट्री कितनी इजीली गुड्स और सर्विसेज को, बराबर ना, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब अपने बॉर्डर में से कोई दूसरे कंट्री के बॉर्डर में ट्रांसपोर्ट करवा सकता है, कितनी रिलायबली वो ट्रांसपोर्ट करवा सकता है, कितनी स्पीडीली वो ट्रांसपोर्ट करवा सकता है, वो कंट्री की एबिलिटी को यहाँ पे एसेस किया जाता है। द 7th edition of the Logistic Performance Index comes after the 3 years due to the COVID-19 pandemic, and this इस टाइम इस इंडेक्स के अंदर वर्ल्ड बैंक के द्वारा 139 कंट्रीज का सर्वे किया गया है, बराबर ना, राइट। और ये जो इंडिया का रैंक उसके अंदर 38 आया है, तो इंडिया ने अपना ये रैंक शेयर किया है लिथुआनिया, पोर्टुगल, सऊदी अरबिया और तुर्की के साथ, बराबर ना, राइट। और इंडिया का ये 139 कंट्री में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर 38 नंबर आना, मतलब अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इंडिया के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा, नेशनल मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति फॉर द मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, बराबर ना। तो लॉजिस्टिक को एफिशिएंट बनाने के लिए हमने पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान भी लॉन्च किया है, बराबर ना, टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड बूस्ट द इकोनॉमी बाय 2024-2025, बराबर ना। तो इसके लिए हमने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, और इसी इनिशिएटिव के बदौलत हमने ये अच्छा परफॉर्मेंस किया है इस इंडेक्स के अंदर, बराबर ना। ओके, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा कंट्रीज़ को ये 6 फैक्टर्स के ऊपर इवोल्यूट किया गया है। कौन कौन से 6 फैक्टर्स, बस आपको वो ध्यान में रखना है कि कंट्रीज़ के अंदर कस्टम्स के रूल्स और रेगुलेशन कैसे हैं, कंट्री के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनेशनल शिपमेंट्स कितने कॉम्पिटिटिव मैनर में किया जाता है कंट्री के अंदर, लॉजिस्टिक्स कॉम्पिटेंस एंड इक्वालिटी कितनी है, टाइमलीनेस कितनी टाइम बाउंड मैनर के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हैंडल किया जाता है कोई पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, और ये जो गुड्स और सर्विस का जो आदान प्रदान होता है वो कितनी अच्छी तरीके से ट्रैकिंग और ट्रेसिंग किया जाता है। ये सभी फैक्टर को कंसीडर करके ये इंडेक्स को तैयार किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, बराबर ना। ओके, अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूँ फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक की जो प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी के अंदर, और उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1944 के अंदर, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली
जो हमारी इंडियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस है निर्मला सीतारामन, उन्होंने अप्रूव किया है नवरत्न स्टेटस टू द रेल विकास निगम लिमिटेड को, बराबर ना। हमने लास्ट लेक्चर में एक न्यूज़ पढ़ी थी कि जहाँ पे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस दिया गया था, और यहाँ पे हम एक न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न स्टेटस दिया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। उसके बारे में बात करते हैं। तो इंडियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उन्होंने अप्रूव किया है अपग्रेडेशन ऑफ द रेल विकास निगम लिमिटेड टू द नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फ्रॉम अ कैटेगरी 1 मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो यहाँ पे मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में से अपग्रेड होके नवरत्न का स्टेटस दिया गया है रेल विकास निगम लिमिटेड को, बराबर ना, राइट। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज, रेल विकास निगम लिमिटेड, अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, हैज बिकम द 13th नवरत्न अमंग्स द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो जैसे ही इनका नाम रेल विकास निगम लिमिटेड का नाम ये नवरत्न कैटेगरी में आया, तो अभी नवरत्न कैटेगरी के अंदर टोटल 13 सरकारी कंपनी हो चुकी है, बराबर ना, राइट। ओके, since RVNL has been promoted to the Navratna category, it will have more autonomy in the terms of the investment, setting up the joint ventures and other financial decisions, बराबर ना। देखो यहाँ पे कोई कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी का स्टेटस दिया जाता है, कोई कंपनी को नवरत्न कैटेगरी का स्टेटस दिया जाता है, और कोई कंपनी को महारत्न कैटेगरी का स्टेटस दिया जाता है। तो ये कैटेगरी क्यों बनानी फ्रेंड्स, बराबर ना। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई गोल्ड परचेज करने के लिए चाहते हो, बराबर ना, राइट, तो आप कैसे देखते हो कि वहाँ पे ISI का मार्को है कि नहीं है, बराबर ना। मतलब एक आपको पता चलता है कि भाई ये ISI का मार्को है तो एक स्टैंडर्ड गोल्ड है, बराबर ना, आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, सिंपल। तो उसी तरीके से यहाँ पे कोई कंपनी को मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न कैटेगरी का एक लोगो लगाया गया है किसी कंपनी के ऊपर, मतलब लोगों को जस्ट एक ट्रस्ट बैठता है कि भाई एक स्टैंडर्ड कंपनी है, हम इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमारा पैसा नहीं डूबेगा, सिंपल, बराबर ना। तो ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आता है, उनका एक्सपेंशन भी जल्दी होता है, सिंपल, बराबर ना, राइट। अगर मैं नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की अगर बात करूँ, तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था ये नवरत्न स्कीम 1977 के अंदर टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज विद द कॉम्पेरेटिव एडवांटेजेस एंड इंकरेज देम इन देयर ड्राइव टू बिकम द ग्लोबल जायंट, बराबर ना। और क्राइटेरिया क्या है नवरत्न एंटरप्राइज, ओके, और क्राइटेरिया क्या है फॉर द नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के लिए, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर कोई कंपनी को नवरत्न स्टेटस चाहिए, तो वो कंपनी पहले तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होनी चाहिए, सरकारी कंपनी होनी चाहिए, और वो कौन सी कैटेगरी में होनी चाहिए, मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस के अंदर। उसके बाद आउट ऑफ द लास्ट 5 years द कंपनी शुड हैव ऑब्टेन द रेटिंग ऑफ एक्सेलेंट और वेरी गुड अंडर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिस्टम फॉर द 3 years, बराबर ना। ओके, दूसरा कंडीशन क्या है, आउट ऑफ द लास्ट 5 years, जो पिछले 5 साल बीते हैं, बराबर, उसमें से मिनिमम 3 साल तक अगर ये कंपनी ने किसी के साथ MOU साइन किया है, तो या तो उसको एक्सेलेंट रेटिंग मिला होना चाहिए, या तो फिर उसको वेरी गुड रेटिंग मिला होना चाहिए, बराबर ना। ओके, तीसरा कंडीशन क्या है, मोर ओवर द कंपनी मस्ट गेट अ स्कोर ऑफ द 60 आउट ऑफ द 100 इन द पैरामीटर्स लाइक द नेट वर्थ, नेट प्रॉफिट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड, बराबर ना, एंड प्रॉफिट बिफोर द डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो ये सभी चीज़ों के अंदर वो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया होना चाहिए, और उसका ओवरऑल जो स्कोर है वो 100 में से आउट ऑफ 60 से ज़्यादा होना, मतलब 100 में से 60 से ज़्यादा होना चाहिए, बराबर ना। ओके, और उसके अलावा कंपनी के 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, बराबर ना, ऑन इट्स बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स, बराबर ना। तो ये सब कंडीशन को अगर वो फुलफिल करेगी, तब उनको, इस कंपनी को नवरत्न कैटेगरी का स्टेटस मिलता है, सिंपल, बराबर ना। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। इंडिया के अंदर अभी तक 12 नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, और अब ये 13th कंपनी को ऐड किया गया है, बराबर ना, राइट। टोटल 12 महारत्न कंपनी है,
13 नवरत्न कंपनी हो गई है और 74 मिनी रत्न कंपनी है, बराबर, सरकार के अंदर, बराबर ना, इंडिया के अंदर, सॉरी, बराबर ना। और रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करूँ तो उसका सीएमडी है प्रदीप कौर, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसका 2003 के अंदर में, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। चलो, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो डेप विच इज़ डेवलप बाय द इफ्को। इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी हैं, उन्होंने लॉन्च किया है नैनो डेप लिक्विड फॉर्म में। डेप का फुल फॉर्म क्या है? डाई एमोनियम फॉस्फेट, बराबर ना। एक फर्टिलाइज़र है जो इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये वर्ल्ड के अंदर पहली बार ऐसा फर्टिलाइज़र लिक्विड फॉर्म में लॉन्च किया गया है, बराबर ना। ओके, अभी देखो इस न्यूज़ का बैकग्राउंड क्या है फ्रेंड्स। तो अगर आपको पूछा जाए कि वर्ल्ड का पहला नैनो डेप डाई एमोनियम फॉस्फेट, बराबर ना, ये लिक्विड फॉर्म में किसके द्वारा बनाया गया? तो क्या इफ्को के द्वारा। इफ्को का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेशन लिमिटेड। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये इफ्को का फुल फॉर्म है, बराबर ना। इसके द्वारा वर्ल्ड का पहला नैनो डेप बनाया गया है अभी रिसेंटली। इसी इफ्को के द्वारा 2021 के अंदर वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया बनाया गया था। नैनो यूरिया बनाया गया था। अभी ये जो नैनो डेप बनाया गया है वो भी लिक्विड फॉर्म में है और नैनो यूरिया जो बनाया गया था वो भी लिक्विड फॉर्म में है, बराबर ना। और ये दोनों चीज़ का पेटेंट रजिस्टर करवाया है इफ्को ने, मतलब 20 साल तक ये नैनो डेप और नैनो यूरिया इफ्को की ब्रांड से ही दुनिया के अंदर बेचे जाएंगे, बराबर ना। ओके, अभी ये डेप और यूरिया एक्चुअली है क्या? तो फ्रेंड्स ये फर्टिलाइज़र है, बराबर ना। और अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश के अंदर अगर मैं फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो यूरिया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, यहाँ पे यूरिया और एनपीके का कॉम्बिनेशन, ये दोनों फर्टिलाइज़र हम ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारे जो पाक है उसको जल्दी से ग्रो करने के लिए। और अभी तक यूरिया और ये जो एनपीके का कॉम्बिनेशन है वो हम अभी तक ग्रेन्यूल फॉर्म में यूज़ करते थे। ग्रेन्यूल फॉर्म में मतलब पाउडर फॉर्म में। अभी मुझे एक चीज़ बताओ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई खाना पड़ा है, आपने वो खाने को ज़मीन पे फेंक दिया और आपने एक तरफ पानी को ज़मीन में फेंक दिया, ज़मीन के ऊपर फेंक दिया, बराबर ना। मुझे बताओ थोड़े दिनों के बाद ये जो खाना आपने फेंका था वो क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा, सड़ जाएगा। और इस सड़ा हुआ खाना जो ज़मीन के ऊपर जो जीव जंतु है वो खाएंगे और उनकी तबीयत बगड़ेगी, बराबर ना। उनकी हेल्थ के ऊपर वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, बराबर ना। ओके, लेकिन यही सेम चीज़ अगर मैंने पानी ज़मीन के ऊपर डाला है तो पानी ज़मीन कंज्यूम कर लेता है। नो डाउट ज़मीन की हेल्थ भी वहाँ पे डिक्रीज़ होगी, लेकिन यहाँ पे जो ज़मीन के ऊपर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी हेल्थ के ऊपर वो इफ़ेक्ट कम करेगा, सिंपल, बराबर ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये जो फर्टिलाइजर्स वगैरह अगर ग्रेन्यूल फॉर्म की जगह पे लिक्विड फॉर्म में अगर मैं डालूँ तो वो ज़मीन के अंदर कंज्यूम हो जाता है, बराबर, ताकि वो फर्टिलाइज़र जीव जंतु को नुकसान ना करे, बराबर ना। इसके लिए यहाँ पे जो आइडिया है इफ्को का लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र बनाना, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, उसके अलावा ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम उसका हम 80% से भी ज़्यादा हम इंपोर्ट करवाते हैं। इसके लिए जितना ज़्यादा हम इसका यूज़ करेंगे उतना हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा। इसके लिए यहाँ पे एक तो यूरिया जो पहले ग्रेन्यूल फॉर्म में था वो अभी लिक्विड फॉर्म में उसने पहली बार बनाया 2021 के अंदर। और दूसरा अब ये डैप बनाया डाई एमोनियम फॉस्फोरस, डाई एमोनियम फॉस्फेट। नाम से पता चलता है कि यहाँ पे एमोनिया है और फॉस्फेट है। जो अभी तक हम इंपोर्ट करवाते थे वो उसने डोमेस्टिकली बनाने का प्रयत्न किया है, बराबर ना, राइट। तो ये दोनों ही चीज़ इफ्को के द्वारा लिक्विड फॉर्म में बनाई गई है, बराबर ना। एक तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और दूसरा हमारा इंपोर्ट बिल को रिड्यूस करने के लिए, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, अगर मैं इफ्को के बारे में बात करूँ, इफ्को के बारे में इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के बारे में, और उसके चेयरमैन कौन है?
दिलीप संघानी, बराबर ना। MD एंड CEO है डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, बराबर ना। ओके, हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, स्वच्छ भारत मिशन ऑफ द उत्तर प्रदेश ने रिसीव किया है हुडको अवार्ड्स 2022 2023, बराबर ना। उसके बारे में बात करते हैं। एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था ड्यूरिंग द 53rd फाउंडेशन डे ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, बराबर नाम हुडको के स्थापना दिन के ऊपर 53rd स्थापना दिन के ऊपर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था और उसी दिन के ऊपर हुडको अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं न्यू दिल्ली के अंदर, बराबर ना। उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे हुडको अवार्ड की अगर मैं बात करूँ तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन of Uttar Pradesh has been awarded the Hudko Award for the best practices to improve the living environment category for the sanitation अच्छी तरीके से करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ऑफ अर्बन उत्तर प्रदेश को अवार्ड दिया गया। एज अ पार्ट ऑफ द अवार्ड एन अमाउंट ऑफ ₹1 लाख वॉज ऑल्सो गिवन टू द यूपी गवर्नमेंट। द अवार्ड वॉज गिवन फॉर द कैंपेन, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में। कैंपेन का नाम क्या था? स्वच्छ विरासत। द कैंपेन वॉज कंडक्टेड बाय द स्वच्छ भारत मिशन उत्तर प्रदेश फ्रॉम 14 जनवरी टू 24 जनवरी। उसमें 75 टूरिस्ट और हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ द स्टेट वेर इंक्लूडेड अंडर द कैंपेन एंड स्पेशल क्लीननेस ड्राइव्स वेर कंडक्टेड एट दोज प्लेसेस, बराबर। इस कैंपेन के अंडर में 14 से 24 जनवरी के बीच में 75 टूरिस्ट और हिस्टोरिकल प्लेसेस को कवर किया गया और वहाँ पे जन भागीदारी से उस प्लेसेस को क्लीन किया गया था, बराबर ना। उस कैंपेन के अंडर में कौन सा कैंपेन? स्वच्छ विरासत, बराबर ना। थ्रू एक्टिविटीज़ लाइक द नुक्कड़ नाटक, पपेट शो, प्लॉग रन इनसाइड द साइट, द जनरल पब्लिक वॉज इन्वॉल्व इन द क्लीनिंग द घाट्स, पोर्ट्स, मार्केट्स एंड अदर कॉमर्शियल एरियाज, बराबर ना। और the 10-day campaign was concluded on the 24th January, the foundation day of the UP, बराबर ना। यूपी का फाउंडेशन डे कौन सा है? 24 जनवरी, वो भी आपको ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, उसके अलावा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर बैंक को फैसिलिटेट किया गया है फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। अब ये प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ पे कोई नया घर लेने के लिए जाते हो, बराबर ना। ओके, अभी फॉर एग्जांपल आपने उसके लिए कोई लोन लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल 15 लाख की लोन ली। ओके, और ये घर का जो पोजीशन है वो आपको 2 साल के बाद मिलने वाला है, बराबर ना। ओके, लेकिन लोन आपने अभी सेंक्शन करवाई तो आपके जो लोन की EMIs है, बराबर ना, वो अभी से शुरू होनी चाहिए, बराबर ना। लेकिन सरकार ने बोला कि भाई जो पर्सन फॉर एग्जांपल कोई रेंट पे रहता है वो अपना नया घर ले रहा है, बराबर ना, तो जब तक उसका घर रेडी नहीं होता, मतलब अभी 2 साल का पीरियड बाकी है, तब तक तो उसको रेंट भी भरना पड़ेगा और ये EMIs भी भरने पड़ेंगे। तो वो पर्सन घर ले ही नहीं पाएगा अगर ऐसा सिचुएशन आगे बढ़ता रहा तो ऐसे मिडिल क्लास लोगों के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च की है, बराबर ना। उस योजना के अंडर में कि जब तक घर का पोजीशन नहीं मिलता तब तक लोन तो सेंक्शन हो जाएगा, लेकिन उसका EMI कब से स्टार्ट होगा? जब लोन का घर का पोजीशन मिलेगा तब से, जब उसके दस्तावेज होंगे तब से स्टार्ट होगा। ओके, और सरकार ने बोला कि ये जो फॉर एग्जांपल लोन आज सेंक्शन करवाई, बराबर ना, और बैंक EMI 2 साल के बाद स्टार्ट करवा रहा है, मतलब बैंकों को तो नुकसान होगा ना कि उसने प्रिंसिपल तो आज आपको दे दिया, बराबर ना, लेकिन उसका EMI वो 2 साल के बाद शुरू करवा रहा है, तो ये 2 साल का इंटरेस्ट बैंक मांगेगा आपके पास। सरकार बोल रहा है कि ये 2 साल का इंटरेस्ट है ना, 2 लाख तक का इंटरेस्ट सरकार पे करेगी। जब तक लोन सेंक्शन हो गई है, जब तक लोन की EMI स्टार्ट ना हो जाए, बराबर ना, तब तक के पीरियड के बीच में जो भी इंटरेस्ट लगता है, और वो इंटरेस्ट मैक्सिमम 2 लाख तक का कौन पे करेगा? गवर्नमेंट पे करेगी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर में, बराबर ना। और इस योजना के अंडर में सबसे ज़्यादा लोन किसके द्वारा प्रोवाइड की गई है? जम्मू एंड कश्मीर बैंक के द्वारा। इसके लिए उसको हुडको अवार्ड दिया गया है, बराबर ना। सिंपल, आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा, बराबर ना। ओके, अगर मैं हुडको के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो उसका CMD है कुलदीप नारायण। एस्टैब्लिशमेंट हुआ 25 अप्रैल 1970 को।
और हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली हमारे जो एमएसएमई मिनिस्टर हैं नारायण ततुरा ने, उन्होंने लॉन्च किया है रिवेम्प्ड क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज स्कीम, बराबर ना, उसके बारे में बात करते हैं। यूनियन मिनिस्टर नारायण ततुरा ने, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है, उन्होंने लॉन्च किया है रिवेम्प्ड क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज स्कीम इन मुंबई, महाराष्ट्र। This launch was on line of an additional corpus support of 9,000 crore in the union budget for financial year 2023-24 to this fund to revamp the scheme to provide the guarantee for the additional rupees 2 lakh crore to the micro और small enterprise। देखो फ्रेंड्स, ये स्कीम के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था और इस बार फिर से ये स्कीम आई है, बराबर ना, न्यूज़ के अंदर। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। एक्चुअली ये एक संस्था का नाम है, बराबर ना। ये संस्था किसके द्वारा बनाई गई है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, बराबर ना। गवर्नमेंट के द्वारा ये संस्था क्यों बनाई गई है, क्योंकि ये संस्था गारंटी प्रोवाइड करेगी। किसको प्रोवाइड करेगी गारंटी, बैंक को प्रोवाइड करेगी। बैंक को क्या गारंटी प्रोवाइड करेगी कि बैंकों को बोलेगी भाई तुम है ना माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, ऐसे छोटे बड़े जो इंडस्ट्रीज है ना, आप उनको भर भर के लोन दो। अगर वो लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे ना तो आपको पैसा वापस हम करवाएंगे। कौन करवाएगा, ये संस्था। और ये संस्था के अंदर पैसा किसने डाला है, गवर्नमेंट ने डाला है। कितना डाला है, 9,000 करोड़ रुपीस डाला है। कौन से समय के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, बराबर ना। गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई हम तुम्हारे में 9,000 करोड़ रुपए डाल रहे हैं, आपको बैंकों को गारंटी प्रोवाइड करनी है इतने पैसों की कि भाई तुम आगे ये माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को लोन दो, बराबर ना। उनके पास से कुछ भी गिरवे नहीं रखवाना है। और जब भी वो लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे तो पैसा कौन देगा, ये संस्था देगी, बराबर ना, राइट। तो ये है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज स्कीम का मेन मुद्दा, बराबर ना, कि जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को जो लोन दिया गया है उसके बदले में यहाँ पे बैंकों को गारंटी प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि अगर बैंकों को गारंटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी तो वो इन लोगों को पैसा ही नहीं देती। क्यों, क्योंकि मुझे बताओ, अगर आपको कोई नई जॉब लगी है 15-20 हज़ार की, तो क्या बैंक आपको 5 लाख का लोन प्रोवाइड करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आपकी इतनी इनकम ही नहीं है कि भाई आप उसको रीपेमेंट कर पाओगे। उसको ये बहुत ही बड़ा रिस्क लगेगा, सिंपल, बराबर ना। तो उसी तरीके से ये जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है ना, वो बहुत छोटी मोटी संस्था होती है, उसका टर्नओवर बहुत ही कम होता है। तो अगर बैंक की बात करें तो वो लोग इनको ज़्यादा पैसा नहीं देते, क्योंकि उनको डर लगता है कि भाई वो लोग वापस नहीं कर पाए तो, सिंपल। इसके लिए यहाँ पे उन लोगों का डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, बराबर ना। और सरकार ने इस साल के बजट के अंदर इस संस्था के अंदर 9,000 करोड़ रुपया अलोकेट किया है, बराबर ना। और इस स्कीम को अभी मॉडिफाई किया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी तक सरकार ने क्या बोला था कि अगर एक व्यापारी आपके बैंक के पास लोन लेने के लिए आता है इस स्कीम के अंडर में, बराबर ना, तो बैंक एक व्यापारी को मैक्सिमम 2 करोड़ रुपया दे सकता था। लेकिन अभी क्या बोला है कि मैक्सिमम 5 करोड़ रुपया भी दे पाएगा। ये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर द माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज स्कीम के अंडर में अभी सरकार ने एक व्यापारी को जो बैंक के द्वारा पैसा दिया जाता था मैक्सिमम, पहले कितना था, 2 करोड़ रुपया, अभी कितना पैसा दिया जाएगा, 5 करोड़ रुपया दिया जाएगा, बराबर ना। उसके अलावा एक दूसरा मॉडिफिकेशन भी किया है कि आपको क्या लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई व्यापारी 20 लाख रुपए का लोन लेके गया बैंक के पास से, कोई माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज का व्यापारी, और उसने 20 लाख रुपए वापस नहीं करवाए, तो बैंक को तो पैसा मिल जाएगा। कौन देगा, गवर्नमेंट देगा, ये संस्था के माध्यम से। लेकिन क्या गवर्नमेंट उस व्यापारी को छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि गवर्नमेंट के जेब में से पैसा गया है। गवर्नमेंट ने बोला था, पहले क्या बोला था कि भाई अगर तूने 5 लाख से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट किया ना तो मैं तेरे ऊपर लीगल एक्शन लूँगा। अगर 5 लाख से कम डिफ़ॉल्ट किया तो लीगल एक्शन नहीं लूँगा। और ये अभी लिमिट बढ़ा के बोल दिया गया कि भाई अभी अगर तूने 10 लाख से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट किया ना,
बराबर। तो मैं तेरे ऊपर लीगल एक्शन लूँगा, अगर 10 लाख से कम डिफ़ॉल्ट किया तो मैं तेरे ऊपर लीगल एक्शन नहीं लूँगा। तो यहाँ पे अगेन ये माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को थोड़ी सी राहत दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर वो इस स्कीम के अंदर में लोन लेते भी हैं और 10 लाख तक का डिफ़ॉल्ट करते हैं तब तक गवर्नमेंट कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेगी, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा एक सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये सिटी ब्यूटी कंपटीशन, ये सिटी ब्यूटी कंपटीशन दिसंबर 2022 के अंदर पहली बार हुआ था। किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। नाम से पता चलता है यहाँ पे जो सिटी ज़्यादा ब्यूटीफाइड होगी उस सिटी को अवार्ड दिया जाएगा, सिंपल, बराबर ना। यहाँ पे सिटी का ब्यूटिफिकेशन कैसे इवोल्यूट किया जाएगा इसके बारे में बात करते हैं। तो सिटी के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? सिटी के अंदर होता है वार्ड, जिसको हम बोलते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़, बराबर ना। तो ये वार्ड के अंदर बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस होते हैं। वार्ड के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस होते हैं। तो वो पर्टिकुलर वार्ड के द्वारा वो पब्लिक प्लेसेस को किस तरीके से मेंटेन किया गया है इसका आकलन यहाँ पे किया जाता है। और एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर जितने ज़्यादा वार्ड्स ने अच्छा काम किया है इन पब्लिक प्लेसेस को मेंटेन करने के लिए, वो सिटी को यहाँ पे सिटी ब्यूटी कंपटीशन के अंदर अवार्ड दिया जाता है, सिंपल, बराबर ना। और यहाँ पे वार्ड्स को किस तरीके से इवोल्यूट किया जाता है उसके बारे में देखते हैं कि वार्ड्स के अंदर जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे अगर कोई एंटर होने की कोई टिकट है तो वो टिकट नॉमिनल होनी चाहिए, इतना ऐसा ना हो कि वही कोई छोटा मोटा आदमी वहाँ पे जा ही ना सके, बराबर ना। वहाँ पे एमिनिटीज़ क्या है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है, उसका एस्थेटिक्स कितना कैसा है, और वहाँ पे एनवायरनमेंट के ऊपर कैसा फोकस किया गया है। तो ये सब फैक्टर्स के ऊपर ध्यान रख के पर्टिकुलर वार्ड को इवोल्यूट किया जाता है कि भाई उसने अपने पब्लिक प्लेसेस को किस तरीके से मेंटेन किया है, और जितना अच्छा वार्ड का काम होगा उतना ही अच्छा सिटी को ये अवार्ड दिया जाएगा, सिंपल, बराबर ना। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। ओके, और ये सबसे पहली बार ये अवार्ड 2000 ये कॉम्पिटिशन 2022 के अंदर, दिसंबर 2022 के अंदर लॉन्च किया गया था। अभी रिसेंट न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि आने वाला जो दिसंबर 2023 है तब ये कंपटीशन फिर से होने वाला है, लेकिन यहाँ पे सिटी अपने आप को अप्लाई कर सके इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, बराबर ना। इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ में है। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की बात करूँ तो यूनियन मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? कौशल किशोर, बराबर ना। ओके ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली 14th नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया गया 24 अप्रैल को, उसके बारे में बात करते हैं। तो नेशनल पंचायती राज डे इज़ एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द इंडिया ऑन 24 अप्रैल टू मार्क द डे ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर टू द ग्रास रूट्स, बराबर ना, विथ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पंचायती राज। तो जब पंचायती राज मिनिस्ट्री बनाई गई थी, बराबर ना, उसी दिन को याद करते हुए 24 अप्रैल को हर साल नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है। द डे marks the establishment of the first पंचायती राज सिस्टम with the constitutional status in the India back in 1993, बराबर ना। तो 1993 के अंदर पहली बार पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बराबर ना। और इसके लिए हम 24 अप्रैल को, बराबर ना, नेशनल पंचायती राज डे से ऑब्जर्व करते हैं, बराबर ना। 24 अप्रैल 2023 मार्क्स द ऑब्जर्वेंस ऑफ द 14th नेशनल पंचायती राज डे, बराबर ना, राइट। और ये 2023 के अंदर हमारे पंचायती राज के 30 साल कंप्लीट हुए हैं, बराबर ना। ओके,
अगर मैं बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो 2010 के अंदर पीएम ऑफ इंडिया जो हमारे मनमोहन सिंह थे, उन्होंने डिक्लेयर किया था 24 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर एज द नेशनल पंचायती राज डे। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द नेशनल पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट किया गया था? 24 अप्रैल 2010 को सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, अब ये 24 अप्रैल को ही नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे देश में ये जो पंचायती राज का जो सिस्टम है कि जो सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करता है रूरल इंडिया को, बराबर ना, वो पंचायती राज का सिस्टम पहली बार 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। एक्चुअली उसके लिए जो एक्ट था जिसके लिए हमने 73rd अमेंडमेंट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बराबर ना, वो 1992 के अंदर पास हुआ था। और वो एक्ट लागू कब से हुआ? 24 अप्रैल 1993 से, बराबर ना। तो अभी उसके 30 साल कंप्लीट हो गए इस साल, बराबर ना, राइट। नाउ व्हाट इज़ द पंचायती राज इन इंडिया, उसके बारे में बात करें तो पंचायती राज इज़ अ फॉर्म ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यूज बाय द विलेजेस इन द रूरल इंडिया। द टर्म पंचायत मीन्स असेंबली ऑफ द फाइव एंड राज मीन्स रूल, बराबर ना। दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन मैनी साउथ एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग द इंडिया, बराबर ना, राइट। तो ये पंचायती राज सिस्टम को हमने इम्प्लीमेंट करवाया था 24 अप्रैल 1993 से। इसके लिए हम 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं, 2010 से सेलिब्रेट करते हैं। मनमोहन सिंह के द्वारा ये शुरू किया गया था, बराबर ना, ओके। भी इस मौके के ऊपर ई ग्राम स्वराज लॉन्च किया गया है। ई ग्राम स्वराज क्या है? एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इंटीग्रेशन। पीएम मोदी इनोग्रेटेड एंड इंटीग्रेटेड ई ग्राम स्वराज एंड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल फॉर द पब्लिक प्रोक्योरमेंट एट द पंचायती लेवल, बराबर ना, ओके। अभी मैंने आपको पहले भी बताया है और लास्ट लेक्चर में भी आई थिंक 1-2 लेक्चर पहले हम पढ़े थे कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है? एक ऐसा पोर्टल कि जहाँ पे परचेस कौन सा कर सकता है? गवर्नमेंट कर सकता है। गवर्नमेंट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव संस्था भी यहाँ पे परचेस कर सकती है इस पोर्टल के ऊपर से। और सेल कौन कर सकता है? तो कोई भी छोटी बड़ी संस्था यहाँ पे इस पोर्टल के ऊपर सेल कर सकती है अपना सामान, बराबर ना, ओके। तो जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के प्लेटफॉर्म के ऊपर से चीज़ों को परचेज कर सकती है, उसी तरीके से जैम पोर्टल जैसा ही एक ई ग्राम स्वराज पोर्टल बनाया गया है जिसको जैम पोर्टल के साथ लिंक किया गया है ताकि पंचायत लेवल के ऊपर भी चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रोक्योर किया जाए, बराबर ना, सिंपल, बराबर ना, ओके। अगर मैं ई ग्राम स्वराज के बारे में बात करूँ तो ये ई ग्राम स्वराज एक्चुअली लॉन्च कब किया गया था? 24 अप्रैल 2020 को। इट वॉज डिजाइन टू ऑपरेट एज अ सिंगल विंडो सॉल्यूशन फॉर द ऑल डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द पंचायत फ्रॉम प्लानिंग टू द ऑनलाइन पेमेंट्स, बराबर ना। एज ऑन डेट ई ग्राम स्वराज हैज़ ऑलमोस्ट 100% यूसेज एंड एडोप्शन अक्रॉस द कंट्री with more than 2.3 lakh ग्राम पंचायत and traditional local bodies already using for the online payment, बराबर ना। Till date, more than 1.35 lakh करोड़ पेमेंट्स हैव बीन इफेक्टेड ऑनलाइन थ्रू दिस सिस्टम, बराबर ना, ओके। तो ऑलरेडी 1.35 लाख करोड़ का पेमेंट इस सिस्टम के माध्यम से हो चुका है, बराबर ना। और इस सिस्टम को भी 24 अप्रैल 2020 को इम्प्लीमेंट करवाया था, बराबर ना, ओके। स्वामित्व स्कीम की अगर बात करूँ तो पीएम मोदी ऑल्सो हैंडेड ओवर द स्वामित्व स्कीम प्रॉपर्टी कार्ड टू सिलेक्ट द बेनिफिशरीज symbolizing the attainment of the milestone of the 1.25 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द स्वामित्व स्कीम इन इंडिया, बराबर ना। तो इस पंचायती राज डे के मौके के ऊपर पीएम मोदी ने कुछ बेनिफिशरीज को स्वामित्व स्कीम के अंडर में प्रॉपर्टी कार्ड दिए। अब ये स्वामित्व स्कीम क्या है? सर्वे ऑफ द विलेजेस एंड मैपिंग इट विद द इम्प्रूवाइज टेक्नोलॉजी। इस स्कीम के अंडर में जो लैंड होल्डर्स हैं उनको प्रॉपर्टी कार्ड दिया गया है ताकि ये प्रॉपर्टी कार्ड में जो भी डेटा है, बराबर ना, वो सभी इंस्टीट्यूशंस के पास भी रहे, बराबर ना। अभी देखो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि फार्मर्स अपने लैंड के दस्तावेज वगैरह उनके खो जाते हैं ताकि और वो फिर अपने पास कितनी ज़मीन है वो साबित नहीं कर पाते हैं, बराबर ना, राइट। तो इसके लिए इसका अल्टरनेटिव क्या सोचा सरकार ने कि भाई सभी का प्रॉपर्टी कार्ड ही दिया जाए और उसका डेटा उनके पास भी होगा और सरकार के पास भी होगा, सिंपल, बराबर ना, राइट। तो पीएम मोदी ने ये स्वामित्व स्कीम के अंडर में टोटल अभी तक 1.25 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है रूरल इंडिया के अंडर में, बराबर ना, राइट।
स्वामित्व स्कीम की अगर मैं बात करूँ, इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है कि वो पूरा का पूरा पैसा कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, बराबर ना, राइट। विच इज़ लॉन्च बाय द पीएम मोदी ऑन द 24 अप्रैल 2020, बराबर। ये भी नेशनल पंचायती राज डे के ऊपर ही लॉन्च किया गया था। टू प्रोवाइड द records ऑफ द राइट्स प्रॉपर्टी कार्ड्स टू द रूरल हाउस होल्ड ऑनर्स ऑफ द इनहेबिटेड एरिया ऑफ द विलेज, बराबर ना। और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, बराबर ना, राइट। तो आई थिंक आपको स्वामित्व स्कीम के अंदर भी पता चला होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। तो आई थिंक आपको ये न्यूज़ के अंदर पता चला होगा। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आया होगा। नेशनल पंचायती राज डे, यहाँ पे एक तो डे 24 अप्रैल को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ओके, कब से सेलिब्रेट किया जाता है, बराबर ना। उसके अलावा ई ग्राम स्वराज क्या है, उसके अलावा स्वामित्व स्कीम का क्या है, उसके बारे में हमने देखा, बराबर ना। तो आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।